हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टडी कर रहे थे इससे पहले, जिसके अंदर जो है वो हमने 5 मेथड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए थे पहले, जिनमें से 3 जो है वो हम पढ़ चुके हैं। एक ट्रायल मेथड था, एक ग्राफिकल मेथड था और एक वैन मेथड। अब 2 मेथड जो है वो आपके रह गए हैं, जिसमें से एक हाफ लाइफ मेथड है और एक ऑसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड है। इन 2 मेथड्स को जो है वो अभी हम देखेंगे कि इनसे कैसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए रिवाइज़ कर दूं कि लास्ट टाइम जब हमने ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस जो है वो पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी फाइंड करना है तो वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होगा लेबॉर्ट्री के अंदर। तो उसके लिए कुछ आपने स्कीम्स फॉलो करनी है जो आपको इस जो है वो मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन जो आप पढ़ें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो 3 मेथड्स के बाद जो आपका फोर्थ मेथड था वो था आपका हाफ लाइफ मेथड। इस हाफ लाइफ मेथड को जो है वो हम देख लेते हैं। इससे पहले हाफ लाइफ मेथड की जो आपने डेफिनेशन उस वक्त पढ़ी थी वो भी आपने जो है वो एक दफ़ा रिकॉल कर लेनी है, जिसमें आपने कहा था कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आपके रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जो है वो कंज्यूम हो जाता है और हाफ बाकी रह जाता है। अब इसके लिए जो है वो आपने क्या करना है कि ये जो आपने जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़े हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में बोला है कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है। तो जितने भी आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़े हैं उसके अंदर जो आपने हाफ लाइफ के रिलेशनशिप्स पढ़े हैं इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, उनको आपने रिवाइज कर लेना है या फिर इंडिविजुअली चेक कर लेना है कि हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ लाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ जो है इसका अगर आप देखें तो वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के, लेकिन इसका जो आपने हाफ लाइफ का रिलेशनशिप निकाला था इनिशियल कंसंट्रेशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के। फिर आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड किया, ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट पावर जो है इनिशियल कंसंट्रेशन की उसके साथ रिलेशनशिप था हाफ लाइफ का। सेकंड ऑर्डर के लिए सेकंड पावर के साथ रिलेशनशिप आपने फाइंड किया था और थर्ड ऑर्डर के लिए थर्ड ऑर्डर के साथ थर्ड पावर के साथ रिलेशनशिप जो है वो आपने फाइंड किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जो है वो जनरलाइज्ड रिलेशनशिप जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है। ये है आपके पास हाफ लाइफ रिएक्शन है आपके पास, और ये मैंने कैसे डिटरमिन किया कि ये पीछे जो हमने जनरलाइज्ड रिलेशनशिप्स फाइंड किए हैं, अगर इन सब को मैं एक सिंगल जनरल रिलेशनशिप के फॉर्म में समराइज करूँ तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी, जिसमें ये हाफ लाइफ है। एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जिस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की जगह पे आप जीरो, फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2 एंड थर्ड के लिए यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एन जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके पास हाफ लाइफ के डाटा के अंदर से कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो है वो डिटरमिन हो जाती हैं कि इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट की जा सके, तो इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास एन की वैल्यू आ सकती है जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि रिएक्शन ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो आपने सारे रेट एक्सप्रेशन फाइंड करते हुए नोट डाउन किया था। ए प्लस बी यानी 2 रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं कि वो आपके पास जो एक टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन था पिछले जो है वो आपके पास जो मेथड से डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, उसमें आपने चेक किया था कि आपके पास जो 5 रीडिंग्स थी, हर रीडिंग में आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट थी। तो सपोज मैंने पहली 2 रीडिंग्स जो है उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली है, और पहली 2 रीडिंग्स के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको A1 और A2 का नाम दिया है। A1 के लिए जो हाफ लाइफ थी उसको मैंने T1 जो है वो सजेस्ट किया यहाँ पे, और जो A2 के लिए हाफ लाइफ थी उसको A2। जैसे सपोज मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेप पे 1 मोलर थी, तो उस वक्त 1 मोलर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है उसको मैंने T1 कह दिया, और सेकंड स्टेप पे मेरे पास 0.98 मोलर हो गई थी, उसके लिए जो हाफ लाइफ टाइम था वो मैंने T2 कह दिया। अब इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसके लिए जो आपके पास हाफ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे T1 आ जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ T1 कंसीडर की है और इनिशियल कंसंट्रेशन A1 कंसीडर की है। तो बाकी इक्वेशन आपके पास ऑलमोस्ट वैसी ही है, एक्सेप्ट दिस कि मैंने इस टी हाफ की जगह पे यहाँ पे T1 लगा दिया, यहाँ पे T2 लगा दिया, जो कि हमने इन दोनों इनिशियल कंसंट्रेशंस के लिए सपोज किए थे, और जो दोनों इनिशियल कंसंट्रेशंस थी उनको A1 और A2 कह दिया।
अब जो है वो मैंने क्या किया, क्योंकि हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में या डायरेक्ट रिलेशनशिप की फॉर्म में लास्ट टू रिलेशनशिप्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट किया था, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें इक्वालिटी का साइन चाहिए होगा। हमने क्या किया कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको इक्वालिटी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, और ये जो आपकी इक्वेशन थी बेसिक ये इक्वेशन 2 है। अब हमने करना क्या है कि जो इक्वेशन 2 है उसको इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर देना। और क्यों करना है, क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट स्टेप में कहा है कि इस रिएक्शन के अंदर से हमें जनरल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आगे चलते हुए इस इक्वेशन को इस तरह से प्लस माइनस करते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जा सकता है। अब अगर मैं इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स को एंड करती हूँ, तो इनके लिए जो है रेट कांस्टेंट आ जाएगा 1 के, और अगर आपके पास रिएक्शन सेम है तो दोनों इनिशियल कंसंट्रेशंस के लिए पीछे आपने डिटरमिन किया कि रेट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू सेम होगी। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिफाइन जो है वो डिवाइड करती हूँ, तो सेम रिएक्शन के लिए क्योंकि रेट कांस्टेंट सेम होगा तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी आपके पास ये टर्म बचेगी। इसके अलावा आपको जो है वो पहले मैंने बताया था कि फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हो तो आपका जो लास्ट डिनोमिनेटर होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में जब आप उसको लिखेंगे तो जो आपका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो यहाँ पे आके उलट जाएगा, यानी उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास, जब ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा a1 हो जाएगा, ये जब a2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a2 हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास a1 और नीचे आपके पास a2 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम हो तो आप उसे सिंगल पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने n1 लिखा है, बिकॉज ये n1 जो है इस a1 की पावर भी है और a2 की पावर भी है। अगर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लेके इन दोनों की पावर n-1 रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो भी आपके पास सेम मीनिंग में आता है कि इन दोनों टर्म्स की पावर जो है वो n-1 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुकी है कि इस n की वैल्यू के लिए आप कुछ प्लान कर सकते हैं इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन के, आपके पास n आ जाए जो कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था जो कि आपको रिक्वायर्ड था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपने क्या करना है, आप इस n को स्टार्ट में लाने का लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग यही फार्मूला है कि आप इस पूरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नेचुरल लॉगरिथम ले लें या जनरल लॉगरिथम ले लें। लॉगरिथम आप लेंगे तो यहाँ पे भी लॉगरिथम आ गया, यहाँ पे भी लॉगरिथम आ गया। लॉगरिथम का एक रूल आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है लॉगरिथम से पहले। तो ये n-1 जो है ये आपका यहाँ से पावर से बिल्कुल यहाँ पे लॉगरिथम के साथ स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब n-1 आ गया, आपको n चाहिए। ठीक है, तो n के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो है वो आपके पास अगेन वही डिफरेंस है, नेचुरल लॉगरिथम हो तो आप उसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक नेचुरल लॉगरिथम होगा, नेचुरल लॉगरिथम +1। तो अगर आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है और आपने t2/t1 जो है इसको जो है वो माइनस किया है, कि यहाँ पे आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है और यहाँ पे भी आपके पास नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब ये जो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम वाली वैल्यू है, अगर आप इसको जो है वो फॉलो करते हैं, यानी आपको फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ भी पता है और सेकंड इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी हाफ लाइफ पता है, और ये बिल्कुल आप उसी तरह रिएक्शन को प्रोसीड करते हुए डिटरमिन करेंगे जैसे आपने स्टार्ट वाले 2 मेथड्स के अंदर किया है। ठीक है, कि आप हर 5 मिनट के बाद रिएक्शन की रीडिंग लेंगे, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन नोट कर लेंगे, और उस इनिशियल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो आपका अवेलेबल फार्मूला होगा रेट एक्सप्रेशन का, उससे आप जो है वो हाफ लाइफ भी डिटरमिन कर लेंगे, और वो भी आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। फिर T1, T2, A1, A2 ये चारों वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास नेचुरल लॉग की वैल्यू आएगी उसमें +1 करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा। तो है तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल डेरिवेशन ही, लेकिन जब तक आप रियल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगे लैब के अंदर, और हर 5 मिनट के बाद या जो भी आपने टाइम इंटरवल फिक्स किया है उसके बाद आप इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ की रीडिंग नहीं लेंगे एक्सपेरिमेंटली, तब तक आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं आ सकता। तो ये आपका जो है वो 4th मेथड था फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
इसके बाद आपका जो लास्ट मेथड है वो है ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन मेथड। इसमें ये ऑसवर्ल्ड जो है ये भी साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये मेथड डिवाइस किया था। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक ऐसा जो है वो मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस जो है उनके लिए यूज़ होता है। उसमें आप करते क्या है कि सपोज आपके पास जो है वो 3 रिएक्टेंट्स है। ठीक है, आपने डील इसको करना है टू सम एक्सटेंट लाइक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था जिसमें आप ये कहते थे कि अगर एक रिएक्टेंट दूसरे के कंपैरिजन में बहुत एक्सेस में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसकी कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज है वो निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट एक्सेस में होगा उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो है वो आपके लिए 3 रिएक्टेंट्स जो है वो लिखे हैं A प्लस बी प्लस सी। अब आर्डर हमारे पास क्या है कि इसके लिए जो हमारे पास आर्डर आएगा, जो इस रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर आएगा, जो इस रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर आएगा, इसके लिए जो ऑर्डर आया उसको मैंने एन ए कहा, जो बी के रिस्पेक्ट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया वो एन बी कहा, जो सी के रिस्पेक्ट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया उसको एन सी का है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। अब ए का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि ए के अलावा जो आपके बाकी दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को आपने एक्सेस में लेना है। इसका मतलब ये है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने कहा था कि सपोज हम बी की कंसंट्रेशन 20 मोलर ले लेते हैं, सी की कंसंट्रेशन 20 मोलर ले लेते हैं और ए की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर लेते हैं, तो डेफिनेटली 1 मोलर में जो कंसंट्रेशन चेंज होगा वो बी और सी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा और सी और बी का इन कंपैरिजन टू ए जो है वो बहुत कम चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का वो ऑलमोस्ट ए का होगा। अब इसको जो है वो इस कंडीशन को सपोज करते हुए अगर हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ऑर्डर का वो एन ए का होगा। इसी तरह जब आपको एन बी की वैल्यू चाहिए होगी तो आप बी के अलावा जो बाकी दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को एक्सेस में कर देंगे। ठीक है, सूडो फर्स्ट जैसा बिहेवियर यहाँ पे अगेन जो है वो अपीयर होगा। बाकी दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एक्सेस में है, उनके अंदर ओवरऑल चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो उसको जो आप हम कह सकते हैं कि आपका तकरीबन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी पे डिपेंड कर रहा होगा। यहाँ से आपके पास एन बी आ जाएगा। इसी तरह की कंडीशन सपोज करके आप एन सी की वैल्यू ले सकते हैं और जब आप तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें आपने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी जो है उसको डील कर लिया। अब यहाँ पे आपके ये जो 5 मेथड्स हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और इनमें से ही एक या दो जो है वो हम लैब में फॉलो करते हुए जो है एक्सपेरिमेंटली आपका किसी भी एक रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट कर लें और इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।